Morning, students. Welcome to my online class. Today we will be studying from class 12, Flamingo book, chapter 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. I will be explaining both Hindi and as well as in English. तो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड ये एक ऐसी कहानी है अनिस जंग के द्वारा जिसमें कि दो बच्चे साहेब ए आलम और मुकेश दो स्टोरी है और उन लोग बाल मजदूर हैं अपनी जीविका चलाने के लिए उन लोग एक तो सीमापुरी गांव में काम करता है और दूसरा हैदराबाद के बैंगल्स फैक्ट्री में काम करता है चूड़ी की फैक्ट्री में काम करता है और इन दोनों का अपना अपना सपना है जो परंपरा है उनका जो कार्य है उससे ऊपर उठ करके उन लोग कुछ बनने का कुछ सीखने का उन लोग चाहत रखते हैं उसी का इसमें व्याख्या किया गया है हम लोग आज अभी पढ़ेंगे। तो अबाउट द ऑथर सबसे पहले लेखक के बारे में तो अनीस जंग लेखिका का नाम है अनीस जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad। तो अनीस जंग का जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और अपना बचपन और किशोर अवस्था चाइल्डहुड का अर्थ है अपना बचपन और एडोलेसेंस का अर्थ है किशोर अवस्था जो कि 10 से 19 साल के बीच की आयु को हम एडोलेसेंस या किशोर अवस्था कहते हैं। तो उन्होंने अपना बचपन और किशोर अवस्था हैदराबाद में व्यतीत किया। She received her education in Hyderabad and in the United States of America। तो उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद से और उस प्राप्त की और उसके पश्चात वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले गए और वहां से भी अपनी शिक्षा प्राप्त की। हर पेरेंट्स वेर बोथ राइटर्स। उसके माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग बिगैन हर कैरियर एज अ राइटर। तो अनीस जंग अपना काम एक लेखिका के रूप में भारत में शुरुआत की। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो वह भारत के जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं उसमें एक संपादक के रूप में कार्य करती थी। एडिटर एंड कॉलमनिस्ट का अर्थ है कॉलम लिखना, स्तंभ लिखना। तो ये दो कार्य करती थी भारत के जो भी बड़े समाचार पत्र हैं उसमें और साथ ही साथ विदेश में भी ये कार्य करती थी। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स और उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं, सेवरल बुक्स। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood। तो जो following जो हम पढ़ने जा रहे हैं Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, यह एक अंश है। excerpt का अर्थ है एक उसका अंश है जो कि पुस्तक से लिया गया है। टाइटल Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, इसी में से इसको छोटा सा अंश यहाँ लिया गया है जो कि हम पढ़ेंगे। Here she analyzes, यहाँ पर वो विश्लेषण करती है the grinding poverty, उस भयंकर गरीबी का, and traditions और उस परंपरा का, traditions का कुछ परंपरा का, which condemn these children, जो कि इन बच्चों को धकेल देता है to a life of exploitation, शोषण के गर्त में धकेल देती है, उसका वहाँ वर्णन किया गया है। तो टाइटल से हमको और के बाद देख लेते हैं। टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो बच्चे जिसको कि अभी उन लोग मजदूर कर रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं। एक तो कूड़ा करकट बीन करके अपनी जीविका चला रहा है और दूसरा जो कि बैंगल फैक्ट्री में अपना काम करके चिड़िया बना करके अपना जीविका चला रही है। तो ये जो उम्र है इनका हंसने खेलने का, खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का उम्र है, घूमने फिरने का उम्र है, लेकिन इस उम्र में उन लोग से अपना उनका बचपना छीन लिया गया है और इन लोगों को इनके ऊपर शोषण किया जा रहा है बाल मजदूर के रूप में। तो उसी का यहाँ वर्णन किया गया है और ये टाइटल भी उसी तरह से लिखा गया है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, क्योंकि ये कहानी जो मतलब उनका बचपना छीन लिया गया है उसकी कहानी के बारे में। तो हम देखते हैं यहाँ नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। तो हमें कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप पढ़ते हैं यहाँ जो कुछ फ्रेज है उसका किस तरह से प्रयोग किया गया है या तो किस कॉन्टेक्स्ट में उसको फ्रेज को प्रयोग किया गया है उसको हमको विशेष ध्यान रखना है। तो ये पहला स्टोरी हम शुरू करने जा रहे हैं। Sometimes I find a rupee in the garbage। तो कुछ समय मैं 1 रुपए भी प्राप्त कर लेता हूँ कूड़ा कचरा में। गार्बेज मतलब कूड़े के ढेर में। Why do you do this?
I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? अनिस जंग जो लेखिका है बोल रही कि तुम यह क्या करते हो। तो साहिब ए आलम क्या करता है, वो खोजता है, स्क्राउंजिंग मतलब वो खोज रहा है, ढूंढ रहा है, फॉर गोल्ड सोना ढूंढ रहा है, क्या में, द गार्बेज डंप्स कूड़ा कचरा का जो ढेर है उसमें सोना ढूंढ रहा है। तो यहाँ हकीकत में लिटरली वो सोना नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ सोना शब्द का अर्थ है कोई भी वस्तु जो कि उसके काम की हो, या तो कोई भी चीज हो सकता है, खाने की चीज हो सकता है, या तो पैसा हो सकता है, या तो कोई भी ऐसा चीज जो कि उसके काम की हो, उसको यहाँ पर सोना की संज्ञा दिया गया है। तो और एक बार देख लेते हैं, व्हाई डू यू डू दिस। तो इसीलिए लेखिका पूछ रही है तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहेब, मैंने साहेब से पूछा, whom I encounter जिसका कि मेरा, जिससे मेरा सामना, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह को होता है, जो कि खोज रहा होता है क्या, गार्बेज डंप्स में कूड़ा कचरा के ढेर में सोना खोज रहा होता है, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। तो यहाँ लेखिका साहेब के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता रही है हमको। साहेब जो है अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका है। सेट अमीर्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर जो कि ढाका बांग्लादेश की राजधानी ढाका ढाका में हरे भरे मैदानों के बीच वहां पर उसका घर था। इस होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और वह अभी तक उसके याद में, उसके जेहन में उसका घर का याद है, अभी तक वो नहीं भूल पाया है। देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। तो बहुत ही अधिक तूफान आया, स्टॉर्म्स मतलब तूफान आया, और वह उन सभी को, उनके खेती बाड़ी को, घर को बहा के ले गया। स्वेप्ट अवे मतलब उनको उड़ा के ले गया, बहा के ले गया। देयर फील्ड्स उनके खेतों को, एंड होम्स उनके घर को। हिज मदर टेल्स हिम, तो ऐसा उसकी माँ उसको बताती है। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और इसीलिए दैट्स व्हाई मतलब और इसीलिए दे लेफ्ट वे अपना घर खेत को छोड़ करके आ गए, लुकिंग फॉर गोल्ड और सोने की खोज में, इन द बिग सिटी बड़े बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स जहां पर कि वह अभी वर्तमान में रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू डू दिस, तो उसी का आंसर दे रहा है, तुम क्यों ऐसा करते हो। तो बोल रहा है कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। ही मटर्स वह थोड़ा बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे दूसरी तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मेरे को कुछ भी नहीं करने को है, और इसीलिए वो दूसरे तरफ देख करके वो बोलता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो लेखिका बोल रही है यहाँ सीधे, गो टू स्कूल बोल रही है कि तुम स्कूल जाओ। आई से मैंने कहा, ग्लिबली, ग्लिबली मतलब बिना सोचे समझे, ऐसे ही अनायास ही वह बोल दी, ग्लिबली मतलब सहज रूप से बोल दी। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और इसी के बाद वह तुरंत एहसास करती है, रियलाइजिंग मतलब एहसास करती है। इमीडिएटली, इमीडिएटली का अर्थ है बहुत तुरंत। हाउ होलो कि कितना खोखला, होलो का अर्थ है खोखला। द एडवाइस ये सलाह, मस्ट साउंड कि जो ये सलाह दे रही है कि तुम स्कूल जाओ, ये कितना खोखला है, क्योंकि वो आसपास कोई स्कूल भी नहीं है, और उसको ऐसे ही बोल दे रही स्कूल जाओ। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो देखो साहेब ए आलम वो बोल रहा है कि हमारे पड़ोस में तो कहीं पर भी स्कूल भी नहीं। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, तो बोल रहा है अगर वो स्कूल बना लेते हैं तो मैं जाऊंगा। नेक्स्ट, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क आप जोकिंग। तो यहाँ लेखिका थोड़ा मजाक के मूड में है, मजाक कर रही है, और बोल रही है अगर मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम स्कूल पढ़ने आओगे। यस आई ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बोलता है हाँ, और वह थोड़ा मुस्कुरा करके बोलता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो कुछ दिन बाद मैंने उसको देखा कि वह मेरे तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, और वह पूछ रहा है, Is your school ready? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? It takes longer to build a school, I say. तो मैंने कहा कि स्कूल बनाने के लिए थोड़ा लंबा वक्त लगता है, लंबा समय लगता है। I say मैंने कहा, embarrassed at having made a promise that was not meant, और मुझको भी थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। embarrassed मतलब शर्मिंदगी की महसूस हुई। at having made a promise क्योंकि मैंने उससे जो वादा किया था और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, मैंने उससे खोखला वादा किया था कि
मैं स्कूल बना दूंगी तो क्या तुम पढ़ने आओगे? और उसका उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और इसलिए मेरे को उन शब्दों से, अपने खुद के शब्दों से थोड़ा शर्मिंदगी की महसूस हो रही थी। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। तो मेरी तरह का इस तरह खोखला वादे, तो लेखिका कह रही है मैंने जो खोखला वादा किया था, इसी तरह से बहुत सारे खोखले वादे अबाउंड, भरे हुए, अबाउंड का अर्थ है भरा होना, इन एवरी कॉर्नर, सभी कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके अंधकारमय जीवन के सभी कोने में इस तरह का खोखले वादे भरे हुए। मैंने भी जो वादा किया, खोखला वादा किया, बहुत सारे लोग भी उसको खोखला वादा किए और उनका पूरा जीवन ही खोखले वादे से भरा हुआ है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। वो 1 माह तक जान पहचान थोड़ा और हो गया और उसके पश्चात मैंने उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस, उन्होंने अपना नाम बताया, साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता है कि उसका क्या अर्थ होता है, उसके नाम का क्या अर्थ होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका अर्थ को जाना होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का मालिक, या तो ब्रह्मांड का राजा है तो ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग हिम, तो उसको ये बहुत कठिन महसूस होता है विश्वास करने में। उसका नाम का अर्थ है ब्रह्मांड का मालिक, और इसका काम के ठीक विपरीत है, काम उसका कूड़ा कूड़ा बीनना है, लेकिन उसका नाम जो है ब्रह्मांड का मालिक, मतलब ठीक उल्टा है उसका नाम, और इसीलिए उसको विश्वास नहीं होगा अगर उसका नाम का अर्थ पता चले तो। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, he roams the streets with his friends, तो वह उसका अपने नाम के बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, वो जागरूक नहीं है अपने नाम के बारे में, उसका क्या अर्थ है। इसने रिप्रेजेंट्स, क्या अर्थ होता है उसका नाम का। he roams the street, तो उसको जागरूक हुए बिना, उसको जानकारी हुए बिना वो गलियों में घूमता है, with his friends, अपने दोस्तों के साथ। an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, तो बेयर फुट का अर्थ है नंगे पैर वाले, नंगे पैर बहुत सारे लड़के, लड़कों की सेना जो कि सुबह पक्षियों की तरह दिखाई देती है, सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई देती है। नंगे पैर के लड़कों की टोली, आर्मी मतलब उनके नंगे पैर के लड़कों की टोली, अपीयर दिखाई देती है लाइक द मॉर्निंग बर्ड, सुबह के पक्षियों के समान, एंड डिसअपीयर एट नून, और बाद में 12 बजे तक वो विलुप्त हो जाती है, छपित हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ओवर द मंथ्स, 1 माह तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अभी 1 माह से अधिक हो गया और इसलिए मैं प्रत्येक को अभी अच्छी तरह से पहचान गई, ऐसा लेखिका कह रही है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, तो उनमें से एक बच्चे को मैंने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, वो साधारण तरीके से जवाब देता है कि मेरी माँ जो कि अलमारा के ऊपर या कहीं ऊंचे स्थान पर मतलब चप्पल रखा हुआ है, उसको नहीं निकाल देती, नहीं नीचे नहीं उतार देती, और इसलिए मैंने नहीं पहना है, ऐसा जवाब देता है। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, तो और एक दूसरा बच्चा बोल रहा है कि अगर उसकी माँ इसके चप्पल को अलमारी के ऊपर से निकाल भी दे, वहां से इसको निकाल दे, तो वो उसको क्या कर देगा, फेंक देगा। who is wearing shoes that do not match, और वो खुद भी ऐसा जूता पहना हुआ है, एक पैर में अलग जूता है, दूसरा पैर में अलग जूता है, तो उसने ऐसा उसको जवाब दिया। when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing, और जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों अलग अलग, एक पैर में अलग जूता पहने हो, दूसरा में अलग जूता पहने हो, तो वह कुछ भी जवाब नहीं देता है, अपना पैर को ऊपर नीचे सफल्स मतलब ऊपर नीचे करता है इस पे, एंड सेज नथिंग, और वह कुछ भी नहीं बोलता है। I want shoes, says a third boy, तीसरा तीसरा बच्चा कहता है कि मुझको तो जूते की जरूरत है, मैं जूता चाहता हूँ। थर्ड बॉय, who has never owned a pair all his life, जो कि अपने जिंदगी में उसने कभी, उसके पास जूता नहीं था, और वो बोलता है कि मेरे को तो जूता चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot, तो देश में घूमते हुए, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री मतलब देश में घूमते हुए, आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट नंगे पांव चलते हुए, इन सिटीज शहरों में, ऑन विलेज रोड्स गांव की सड़कों में। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन, स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा वर्णन है
इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, उनके पास किसी तरह की कोई पैसे की कमी नहीं है, लैक मतलब कमी, पैसे की कोई कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, लेकिन ये क्या है, परंपरा है, खाली पैर रहना एक परंपरा है, स्टे बेयरफुट, वो क्या है, एक परंपरा है, इज वन एक्सप्लेनेशन, तो हम लोग इस तरह का वर्णन करते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनकी परंपरा है जिसके कारण उन लोग खाली पैर या नंगे पैर रहते हैं। आई वंडर, मुझको आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, अगर ये एक बहाना है, तो एक्सप्लेन अवे, कि वर्णन करने का, और परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि उनका कभी नहीं खत्म होने वाली गरीबी का जीवन उन लोग जी रहे हैं, परपेचुअल मतलब जिसका कोई गरीबी का जिसका कोई अंत नहीं है, तो उसका वर्णन करने के लिए मतलब एक क्या है, उनके लिए एक बहाना है, मतलब मेरे को ऐसा सोच के आश्चर्य होता है। आई रिमेम्बर ए स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, तो मैं एक कहानी को याद करती हूँ जो कि उडुपी से कोई एक व्यक्ति ने मुझे बताया था। एज अ यंग बॉय, जब वह छोटा लड़का था, गो टू स्कूल, तो वह स्कूल जाया करता था, पास एन ओल्ड टेम्पल, और वह पुराने मंदिर से होकर के गुजरता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहां उसका पिताजी पुजारी था, प्रीस्ट का अर्थ है पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह थोड़े समय के लिए वहां रुक जाता था, एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वह एक जोड़ा जूता के लिए वह प्रार्थना करता था। 30 years लेटर, तो 30 साल बाद, आई विजिटेड दिस टाउन, मैंने उस शहर को गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर के पास भी गई, विच वॉज नाउ ड्राउन, जो कि अभी वो डूब गया था, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन मतलब वो उजाड़ हो गया था, डिसोलेशन मतलब खाली जगह, उजाड़ हो गया था उस जगह, यहाँ पर है डिसोलेशन, इसका अर्थ है उजाड़, वह क्षेत्र अभी उजाड़ हो गया था, 30 वर्ष के बाद वहां गई है उस मंदिर में लेखिका। इन द बैक यार्ड, तो मंदिर के पीछे तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पर एक नया पुजारी रहता था, देयर वेर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद रंग का प्लास्टिक का चेयर, प्लास्टिक का कुर्सी लगा हुआ था। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक नौजवान लड़का ड्रेस पहना हुआ था, इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, भूरे रंग का ड्रेस पहना हुआ था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और मोजा और जूता पहना हुआ था, अराइव्ड पहुंचा, पैंटिंग, पैंटिंग ये नया शब्द है, पैंटिंग जब हम दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते हम इतना थक जाते हैं, तो केवल हमको नाक से केवल श्वास लेने में दिक्कत होता है, तो हम मुंह से भी श्वास लेने लगते हैं, तो उसको हम एक ही शब्द में बोल सकते हैं, हाँफना, जब हम थक जाते हैं, तो ये लड़का भी हाँफते हुए वहां आ पहुंचा, टू हिज स्कूल बैग, वह अपना स्कूल बैग को फेंक दिया, और अ फोल्डिंग बेड, वहां पर एक फोल्डिंग बिस्तर था, उसमें वो अपना स्कूल बैग को जो कि मोड़ने वाला था, उस स्कूल बिस्तर में अपना बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देख करके, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, तो मैंने याद किया उस दूसरे लड़के को जो कि प्रार्थना किया था, प्रेयर मतलब प्रार्थना किया था, अनदर बॉय दूसरा लड़का, हैड मेड टू द गॉडेस, जो कि देवी से प्रार्थना किया था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसको आखिर में एक जोड़ा जूता मिल गया था, तो उन्होंने क्या प्रार्थना किया था देवी माँ से, लेट मी नेवर लूज देम, उसने यही प्रार्थना किया था कि ये जो जूता मैंने पाया है, मैं इसको कभी ना खोऊं, या मेरे पास से कभी ना बिछड़े, तो ये देवी माँ से प्रार्थना किया था। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी माँ ने इसकी इस प्रार्थना को सुन ली थी, ग्रांटेड मतलब इसकी प्रार्थना को सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, तो अभी जो पुजारी के लड़के हैं और इसी उम्र के बच्चे अभी सभी क्या पहनते हैं, जूते पहनते हैं, वॉर पास पार्टिसिपेट, पास सेकंड क्रिया का दूसरा रूप है, तो वो अभी जो पुजारी के बच्चे हैं इस उम्र के लड़के सभी अभी जूता पहनते हैं। बट मेनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे लोग, लाइक द राइट पिकर्स, जो कि कूड़ा बीनने वाले हैं, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमेन शूलेस, वे अभी तक बिना जूता के ही नंगे पैर में रहते हैं। माई अक्वेंटेंस विथ द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, तो मेरी पहचान ये नंगे पैर वाले कूड़ा बीनने वाले लोगों के साथ होती है, और उनके साथ मैं चली जाती हूँ सीमापुरी चली जाती हूँ उनके साथ ही साथ। अ प्लेस, एक जगह, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, तो वो जो कि दिल्ली के दूसरे शोर में है, इस पेरीफेरी, पेरीफेरी का अर्थ है
बाहरी बाहरी क्षेत्र में, दिल्ली के मतलब आखिरी छोर में है ये सीमापुरी गांव, जो दिल्ली का ही भाग है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मतलब उपमा की दृष्टि से अगर कहें तो वह यहाँ से सैकड़ों दूर है। वो मतलब दिल्ली का आखिरी छोर तो है लेकिन यहाँ से वो सैकड़ों दूर है। तो लेखिका यही कहना चाह रही है क्योंकि वो जो सीमापुरी है वहाँ लगभग 10,000 रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं और उनको किसी भी तरह का सुविधा नहीं है, उनका रहन सहन अलग है। और वो भी चूंकि दिल्ली का भाग ही है, लेकिन दिल्ली में जो लोग अमीर रहते हैं सब प्रकार की सुविधा उनको मिल रही है और इसीलिए उनका रहन सहन से तुलना करके ऐसा कहती है कि दिल्ली का ये अंतिम छोर का गांव है सीमापुरी, लेकिन ऐसा लगता है कि दिल्ली से कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर उनका रहन सहन को देख करके इस तरह से लेखिका करती है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। तो जो भी लोग यहाँ पर आए हैं वे क्या है? स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स मतलब सार्वजनिक भूमि पर जो कि इलीगल रूप से उसमें बस जाते हैं, कब्जा जमा लेते हैं, उनको स्क्वाटर्स कहा जाता है। Who came from बांग्लादेश, और ये सभी कहाँ से आ गए? बांग्लादेश से आए। बैक इन 1971, कब? 1971 में, जब युद्ध हुआ था। पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश था, लेकिन जब 1971 में युद्ध हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, तो उसी समय इन लोग यहाँ आ गए थे। साहेब फैमिली इज अमंग देम, तो साहेब का परिवार भी उन बांग्लादेश से आए हुए लोगों में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, तो सीमापुरी तब उस समय क्या था? विल्डरनेस। विल्डरनेस जहां कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, बन या बंजर भूमि था। सीमापुरी समय बंजर भूमि था। इट स्टिल इज, यह अभी तक है, वहां कुछ भी उत्पादन नहीं होता है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये अभी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहां बहुत मिट्टी के बहुत छोटे छोटे मकान बना लिए गए हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन, और उसमें टिन का सज्जा लगा दिया गया है। एंड टारपोलिन, टारपोलिन त्रिपाल या तो जो टेंट हम इत्यादि गाड़ते हैं, जो कपड़ा लगाते हैं उसको कहा जाता है टारपोलिन, तो त्रिपाल इत्यादि लगा करके घर बना दिया गया। डिवॉइड ऑफ सीवेज, और ये लोग वंचित हैं क्या से? सीवेज, सीवेज जिसमें कि नाली है जिसमें गंदा पानी बह करके निकलता है, पानी निकासी करना, पानी निकासी। एंड ड्रेनेज, नाला। और रनिंग वाटर, या तो रनिंग वाटर उनके पास कोई सुविधा नहीं है, पानी निकासी का भी कोई सुविधा नहीं है। लिव 10,000 राइट पिकर्स, और वहां पर लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, तो ये यहाँ पर रह रहे हैं 30 साल से भी अधिक बिना किसी पहचान के। 30 साल से भी अधिक से लोग यहाँ पर रह रहे हैं बिना किसी पहचान के। एन आइडेंटिटी मतलब पहचान के। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, तो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, और राशन कार्ड के माध्यम से उनका नाम भी क्या में है? वोटर लिस्ट में है। तो अधिकतर जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, अपने फायदे के लिए भी उनको वोटर लिस्ट में जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया है क्योंकि उनके पास राशन कार्ड है। एंड एनेबल देम, और ये उनको समर्थ बनाती है, ये राशन, ये क्या राशन कार्ड उनको समर्थ बनाता है बाय ग्रेन, और इसीलिए उन लोग उस राशन कार्ड से अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, तो उनके लिए भोजन सबसे महत्वपूर्ण है उनके जीविका उपार्जन के लिए। मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए भोजन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दैन एन आइडेंटिटी, ना कि पहचान की। उनके लिए पहचान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको भोजन मिल गया तो बहुत है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम लोग दिन के अंत में कम से कम अपने परिवार को खिला सके, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जाएं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द किए। एकिंग, एकिंग का अर्थ है पेट दर्द करना, तो बिना पेट दर्द के अगर हम बिस्तर में सो जाते हैं, हमको एक टाइम का खाना भी मिल जाता है, और अगर एक टाइम का खाना नहीं मिलता है तो पेट दर्द भी शुरू हो सकता है। तो एक टाइम का खाना मिल जाता है और हम बिना पेट दर्द के बिस्तर पर चले जाते हैं, वही हमारे लिए काफी है। वी वुड रादर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर, हम लोगों को रहना बेहतर है, ना कि उस मैदान में, उस खेत में जो कि हम लोगों को कोई भी अनाज नहीं देता था। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, तो यहाँ महिलाओं की कुछ समूह है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। इन टैटर्ड साड़ी, जो कि
फटे पुराने साड़ी पहने हुए हैं। When I asked them, जब मैंने पूछा, मतलब लेखिका ने उससे पूछा, why they left their beautiful land of green fields and rivers, उन्होंने पूछा कि क्यों तुम लोग का जो बहुत ही सुंदर हरा भरा खेत था और नदियां थी, उसको तुमने छोड़ करके क्यों यहाँ आ गए। उन्होंने यही कहा कि अगर हमको यहाँ एक टाइम का भी अपने परिवार को खिलाने के लिए भोजन मिल जाता है और बिना पेट दर्द के हम लोग बिस्तर में जा करके सो जाते हैं, तो यहाँ रहना हमारे लिए बहुत अच्छा है, ना कि उस खेत में जो कि हम लोग को कुछ भी अनाज, जहाँ से हमको कुछ भी अनाज नहीं मिलता था। Wherever they find food, they pitch their tents that become their transit homes. Wherever मतलब जहाँ कहीं भी, they find food, उनको भोजन मिल जाता है, they pitch, वे वहां पर गाड़ देते हैं, pitch का अर्थ है गाड़ देना, their tents, टेंट गाड़ देते हैं, that becomes transit homes, और ये उनके लिए अस्थायी घर बन जाता है। transit homes मतलब अस्थायी घर, कुछ समय के लिए, नॉट परमानेंट। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उनके बच्चे भी उसी परिवेश में लोग बढ़ते हैं जिस परिवेश में लोग अभी जीविका उपार्जन कर रहे हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, तो उन लोग भी पार्टनर बन जाते हैं उनके जीविका उपार्जन में, जीविका उपार्जन में पार्टनर बन जाते हैं उनके बच्चे, मतलब उन लोग भी, बच्चे भी क्या करते हैं, कूड़ा बीनने का काम ही करते हैं, उससे और दूसरा काम नहीं कर सकते, मतलब उनके सर्वाइवल का उन लोग भी हिस्सा बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में तो जीविकोपार्जन का मतलब है कूड़ा बीनना। थ्रू द इयर्स इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, तो कई वर्ष बीत जाने के बाद यहाँ के लोग जो है उनको अच्छी तरह से बीनने आता है, कूड़ा बीनने आता है, कूड़ा चुनने आता है, और वो भी मतलब मानो एक तरह का क्या है, उन लोग अपनी कला में पारंगत हो गए। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, तो कूड़ा उनके लिए क्या है, सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, उनके लिए ये प्रतिदिन का आहार है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके लिए ये क्या है, उनके सिर के ऊपर इनके लिए क्या है, सज्जा है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, चाहे वो टूटा हुआ सज्जा ही क्यों ना हो, मतलब ये कूड़ा बिनना है उनके लिए सब कुछ है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए इससे भी और अधिक मायने रखता है ये कूड़ा। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, मैं कभी कभार मुझको 1 रुपए मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी। साहेब से, साहेब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, और ऐसा कहते हुए उसकी आंख में एक चमक आ जाता है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कोइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, अगर आपको कहीं कोई सिल्वर का सिक्का मिल जाता है इस कूड़े करकट के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, आप उसको ढूंढना नहीं छोड़ते हैं। फॉर देर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहां पर एक आशा होती है कि और भी कोई सिक्का यहाँ दबा होगा, हमको और कुछ सिक्का मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, तो ऐसा प्रतीत होता है बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ये गार्बेज या कूड़ा करकट जो है बच्चों के लिए कुछ अलग ही अर्थ रखता है, जो कि उनके माता पिता के लिए अलग। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड इन वंडर, तो बच्चों के लिए तो एक क्या है, रहस्य बना हुआ है, कूड़ा करकट जो है, कूड़ा का ढेर उनके लिए एक रहस्य ही है। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए एक क्या है, उनका जीविका उपार्जन का एक साधन है। तो बच्चों के लिए एक रहस्य क्यों बना हुआ है, क्योंकि उनको कोई भी कूड़ा करकट में कुछ भी चीज मिल सकता है, कभी 10 रुपए का नोट मिल सकता है, कभी सिक्का मिल सकता है, कभी कुछ भी मिल सकता है, तो उसके लिए मतलब बहुत खुशी का पल होता है बच्चों के लिए, और इसलिए कूड़ा उनके लिए क्या है, एक रहस्य बना हुआ है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, तो एक ठंड के मौसम में आई सी, मैंने देखा, साहेब, साहेब को, स्टैंडिंग, खड़े हुए, बाय द फेंस, घेरा के बाहर, फेंस्ड गेट मतलब जो घेरा लगा हुआ था, उस गेट के बाहर देखा। ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड क्लब पड़ोस के क्लब में, ये क्लब जो है अलग अलग खेल का भी क्लब होता है, या तो ये जो जहाँ लोग खेलने जाते हैं, फुटबॉल क्लब हो गया, बैडमिंटन क्लब हो गया, या फिर जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, उसका भी एक क्लब होता है। तो वहाँ अपने नेबरहुड क्लब में वो उसको एक दिन बाड़े में, वो बाड़े के बाहर खड़े हुए देखती थी। वॉचिंग टू यंग मैन, जो कि वो देख रहा था दो नौजवान लोगों को, ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफेद पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, और उन लोग क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मैं इस, मुझे ये खेल पसंद है। ये हम्स मतलब थोड़ा सा वो मन में गुनगुनाता है, मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट, और वो
संतुष्ट हो जाता है। वॉच, देख करके, इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मतलब उस बाड़े के बाहर, घेरा के बाहर खड़े होकर के वो देख रहा है और देख करके संतुष्ट हो जाता है। आई गो इनसाइड, तो मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, बोल रहा है जो गेट कीपर है, दरबान है, तो यहाँ जो झूला है उसको मेरे को प्रयोग करने या झूला झूलने के लिए मुझको देता है। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, तो साहेब टू भी मतलब साहेब भी पहना हुआ है, क्या पहना हुआ है? टेनिस जूता पहना हुआ है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो कि बहुत अजीब दिख रहा है। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, और जो कि उसका कमीज है उसका रंग उड़ गया है, डिस्कलर हो गया है। एंड शॉर्ट्स, और जो निकर है तो उसके ऊपर ये जो टेनिस जूता पहना हुआ है वो बहुत ही अजीब लग रहा है। समवन गेव देम टू मी, ही सेज, किसी ने मुझको दिया, वह ऐसा कहता है। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जब वो बताना होता है या तो उसका वर्णन करते हुए बताता है, किसी ने मुझको दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, तो फैक्ट तो यही है, ये जो है किसी के द्वारा फेंका हुआ, डिस्कार्डेड मतलब रिजेक्ट किया हुआ, फेंका हुआ जूता है, ऑफ सम रिच बॉय, कोई अमीर बच्चे के द्वारा, हु परहैप्स, जो कि शायद रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया, टू वेयर, पहनने के लिए, देम, उन जूतों को, बिकॉज ऑफ फॉल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूता में क्या था? छिद्र था, छेद था। डज नॉट बोदर हिम, और उसके इससे कुछ भी आपत्ति नहीं, छेदा है एक जूता में, उससे कोई आपत्ति नहीं। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, उसके लिए जो कि पूरा जिंदगी खाली पैर चला हो, इवन शूज विथ अ होल, इट्स ड्रीम कम, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, सॉरी, तो जो हमेशा जिंदगी भर खाली पैर चला हो, तो ये जूता अगर उसमें छेदा ही क्यों ना हो, तो उसके लिए अगर मिल जाता है तो उसके सपना साकार होने के समान उसको लगता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल वो इतना रुचि से, इंटेंटली मतलब इतना रुचि से और ध्यान से देख रहा है, वह उसके पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, तो ये आज सुबह साहिब एक दूध की दुकान की ओर जा रहा है। साहिब इज ऑन हिज वे मतलब दुकान की ओर, दूध की दुकान की ओर जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का केतली है। कैनिस्टर मतलब उसके हाथ में स्टील का केतली है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टोर डाउन द रोड, बोल रहा है, वो बता रहा है साहिब ए आलम कि मैं अभी कार्य करता हूँ, टी स्टॉल में काम करता हूँ, जो कि रोड के नीचे है। ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो कहता है दूर से दिखाते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, वो बता रहा है कि मुझको खाने पीने के पश्चात 800 रुपए मुझको दिया जाता है। तो 800 रुपए पैसा और उसी में खाना पीना भी उसका सम्मिलित है, इतना वो कमा लेता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, तो मैंने पूछा क्या तुमको ये काम पसंद है? हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो मैंने उसके चेहरे को देखा, आई सी हैज लॉस्ट, उसके चेहरे में जो कि केयर फ्री लुक, एक स्वच्छंदता का लुक था, एक निश्चिंतता का लुक था, वो नहीं है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ये जो कैनिस्टर है, केतली है, वो ऐसा बहुत वजन प्रतीत हो रहा है उस प्लास्टिक बैग से, जिसको कि वह बहुत ही हल्के से अपने कंधे पर वो ढोया करता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि ये जो बैग था वो खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन ये जो केतली है वो उस व्यक्ति का है, हु ओन्स द टी शॉप, जिसका कि चाय का दुकान है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि जो यहाँ पर साहेब है उसमें खुद का मालिक था, लेकिन वो अभी किसी के अधीन में है, वो खुद का मालिक नहीं है, और इसीलिए वो कैनिस्टर मतलब रियलिटी में लिटररी ये वो उतना वजन नहीं होगा प्लास्टिक बैग से, लेकिन कहने का अर्थ यही है कि वो अभी खुद का मास्टर नहीं है, वह किसी के अधीन में काम कर रहा है, और इसलिए केटली भी जो कि उसका प्लास्टिक बैग था उससे अधिक वजन प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से हमने आज क्या जो पहला भाग था, पहला कहानी था, आज हम लोग खत्म कर चुके हैं, और मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा अगले दिन, तो उसमें हम लोग सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो आप सभी को पुनः धन्यवाद। तो वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।